जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका जीके जीएस ट्रेंडिंग में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग प्रतिदिन ग्रुप डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो इस ग्रुप डिस्कशन में हम लोगों का आज से जो सहमति बना है कि आज से हम लोग जो सीजीएल का टोटल जीके जीएस में जो भी होगा, आपका करेंट अफेयर्स होगा, साइंस होगा और इतिहास, भूगोल, ये सब से जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें 25 क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों 100 में जीके जीएस से, ठीक है। तो उसका हम लोग पूरा सीजीएल का जब तक प्री का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक हम लोग जीके जीएस को समाप्त करने के ऊपर ध्यान देंगे, ठीक है दोस्तों। तो डे वाइज, ठीक है। तो आज हम लोग का पहला दिन है, आज हम लोग का एसएससी का पहला दिन है, एसएससी सीजीएल का, जिसमें आज हम लोग मौर्य काल को करेंगे दोस्तों, मौर्य काल, ठीक है। तो चलिए हम लोग मौर्य काल को आज से स्टार्ट करते हैं और डे फर्स्ट है एसएससी सीजीएल का। और कोई भी चैनल पे अगर दोस्तों नए हैं आप लोग तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारा जो प्रतिदिन का वीडियो जो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मौर्य काल। देखिए, सबसे पहले मौर्य काल के बारे में हम लोग समझते हैं। मौर्य काल का जो कार्यकाल था, समय था, वो 322 ईसा पूर्व से लेकर के 185 ईसा पूर्व तक था। कितना तक था? 322 से लेकर 185 ईसा पूर्व, ठीक है। ठीक है, कितना था? 322 से 185। ठीक है। तो मौर्य काल जो है 385 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक, सॉरी 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक था, ठीक है। अब इसमें देखिए, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। क्या था? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त। चाणक्य का जो अन्य नाम था वो था विष्णुगुप्त, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? कालिदास का मालविकाग्ना मित्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वात्स्यायन का कामसूत्र और तिरुवल्लुवर का कौटिल्य का अर्थशास्त्र इसका आंसर होगा। इसका क्या हो जाएगा? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक है। तो निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली से के प्रिंस से की जाती है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? अशोक। कौन? अशोक, ठीक है। तो अशोक अपने बड़े भाई का हत्या कर दिया था जिसका नाम था सुसीम। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? ठीक है। ऑप्शन है चंडालिका, चारुलता, गौतमी, कारुवाकी। कौन था? कारुवाकी, ठीक है। तो जो सम्राट अशोक की वह पत्नी थी कारुवाकी, ठीक है, जिसने उसको प्रभावित किया था। क्वेश्चन नंबर 5, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का उपयोग किया था? अर्धमागधी, सौरसेनी का, मागधी का, अंगिका का? अर्धमागधी। किसका? अर्धमागधी का, ठीक है। तो अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से अर्धमागधी प्राकृत का उपयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 6, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला। कहाँ? तक्षशिला, ठीक है। तो बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला में भेजा था। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादसी भी था? अशोक। किसका? अशोक, ठीक है। तो अशोक का नाम देवान प्रियदर्शी या पियादसी? प्रियदर्शी, ठीक है। तो दीवान प्रियदर्शी था। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य, गुप्त, कुषाण, कौन? मौर्य, ठीक है दोस्तों। तो मौर्य प्राचीनतम राजवंश है। क्वेश्चन नंबर 9, कौटिल्य या फिर चाणक्य, जिनका अन्य नाम था चाणक्य, किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है दोस्तों। तो कौटिल्य या फिर चाणक्य, जिसका कि वो जो प्रधानमंत्री थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 10, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? बौद्ध धर्म। कौन सा? बौद्ध धर्म, ठीक है। तो कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 11, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? सुधोधन, उमागुप्त, चाणक्य या शूद्रक? चाणक्य। कौन? चाणक्य, ठीक है दोस्तों। तो चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में चाणक्य का बहुत बड़ा योगदान रहा था। क्वेश्चन नंबर 12, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? बौद्ध। किसका? बौद्ध, ठीक है दोस्तों। तो सांची जो है वो बौद्ध मूर्ति कला का निरूपण करता है।
क्वेश्चन नंबर 13, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों, ठीक है। तो प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक था चंद्रगुप्त मौर्य जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। क्वेश्चन नंबर 14, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों, तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? ऑप्शन पन, तोल, का क्या? पन क्या था? पन। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम पन था। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार। अजातशत्रु, ठीक है दोस्तों। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और बिंदुसार ये तीनों मौर्य वंश के शासक थे, ठीक है, और अजातशत्रु नहीं था। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल, बिंदुसार, राहुल या इनमें से कोई नहीं? बिंदुसार। नहीं, कुणाल। कौन? कुणाल। हाँ, कुणाल था। ठीक है, तो जो कुणाल अशोक का उत्तराधिकारी था ना, क्या था? उत्तराधिकारी था। क्वेश्चन नंबर 18, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? कौन? विशाख दत्त, ठीक है। तो विशाख दत्त मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? प्राचीन हिंदू जनश्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में ये होगा? नहीं, ये नहीं होगा, गलत है। देखिए, इसका सही आंसर हम बता देते थे, ऑप्शन पढ़ करके टाइम पास करना होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राजदरबार की दुर्भी संधियों के बारे में, किसके बारे में? दुर्भी संधियों के बारे में। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राजदरबार की दुर्भी संधियों के बारे में, ठीक है। तो समझ गए, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस का विषय वस्तु था कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राजदरबार की दुर्भी संधियों के बारे में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों, ठीक है। तो मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार जीता था। क्वेश्चन नंबर 21, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? अशोक ने, अकबर ने, रंजीत सिंह ने, शिवाजी ने? किसने? किसने? अशोक ने, ठीक है दोस्तों। तो सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना अशोक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं हैं? गिरनार में है, कंधार में है, पाटलिपुत्र में नहीं है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ है बता देते हैं। गिरनार में है, कंधार में और टोपरा में। कहाँ कहाँ है? गिरनार, कंधार, टोपरा में है, ठीक है। तो गिरनार, कंधार और टोपना 3 जगह अशोक के शिलालेख है, पाटलिपुत्र में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था? अशोक के था, चंद्रगुप्त मौर्य। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है दोस्तों। तो जो अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं चाणक्य, वो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 24, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने? किसने? मौर्य वंश। तो नंद वंश के बाद मगध पर मौर्य वंश ने शासन किया। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला। तक्षशिला, ठीक है दोस्तों। तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 26, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज। इंडिका। क्या है? इंडिका, ठीक है। तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। क्वेश्चन नंबर 27, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है भास, शूद्रक, विशाखदत्त या अश्वघोष? विशाखदत्त। क्या होगा? विशाखदत्त, ठीक है दोस्तों। तो जिसके ग्रंथ में यानी विशाखदत्त में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका, दिव्यावदान, अर्थशास्त्र या फिर अशोक के शिलालेख? इंडिका। क्या है? इंडिका। इसका सही आंसर होगा इंडिका।
तो वह स्रोत है इंडिका जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। ठीक है, कहाँ पाटलिपुत्र का ना, कहाँ के पाटलिपुत्र इंडिका में। इंडिका में उसका प्रशासन का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 29, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सा है? पाली। प्राकृत। प्राकृत कौन सा है? प्राकृतिक। प्राकृत कौन सा है? प्राकृत। ठीक है, तो अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन के विजय प्राप्त की थी? ठीक है, दक्कन के विजय। ठीक है, अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, कुणाल। चंद्रगुप्त। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है जो मौर्य वंश का राजा था वो दक्कन के विजय प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 31, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? 7। कितने में? 7। वाह, सही आंसर 7। तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। क्वेश्चन नंबर 32, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ठीक है, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, राजनीतिक जीवन। क्या? राजनीतिक जीवन। राजनीतिक जीवन नहीं, राजनीतिक नीतियाँ। क्या है? राजनीतिक जीवन या राजनीतिक। ठीक है, राजनीति के ऊपर है। ठीक है, सही है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू के ऊपर प्रकाश डाला गया? तो वह है राजनीतिक नीतियाँ। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका, कलिंग। अशोक के साम्राज्य में क्या सम्मिलित? अफगानिस्तान। नहीं, अफगानिस्तान भी था और श्रीलंका नहीं था। अच्छा, श्रीलंका नहीं था। कलिंग तो उड़ीसा में पड़ता है। कलिंग भी था ना, देखिए कौन कौन सा था। तो अफगानिस्तान था, बिहार था और कलिंग भी था। कलिंग का भी जो विजय प्राप्त करने के बाद उस छोड़ दिया था, मारकाट करना, बौद्ध धर्म अपना लिया था, वहीं से सुधर गया था। ठीक है, तो चलिए, तो अशोक के जो साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था वो था श्रीलंका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? नहीं, मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम स्थापित ना किया था? तो पाटलिपुत्र को चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का या मिट्टी का? लकड़ी का। किसका बना हुआ था? लकड़ी का था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का जो महल है मुख्यतः लकड़ी का बना था। क्वेश्चन नंबर 36, बराबर या फिर जहानाबाद जिला, बराबर की जो गुफाओं हैं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? ठीक है, बराबर की गुफा समझ गए ना, कहाँ पर है? जहानाबाद किला में। ठीक है, तो आजीविकों ने, थारुओं ने, जैनों ने या फिर तांत्रिकों ने? आजीविकों ने। किसने? आजीविकों ने। ठीक है, तो बराबर की गुफाओं का उपयोग आजीविकों ने आश्रय गृह के रूप में किया। क्वेश्चन नंबर 37, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो यह पता चलता है रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख। किससे? रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है। हाँ, रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख से यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक हुआ करता था। जूनागढ़ अभिलेख किस राज्य में है? जूनागढ़ गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 38, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है तो कौन सा है? मस्की का लघु स्तंभ, क्यून स्तंभ, फिर है तुम्हारा रुमिनदेई स्तंभ या फिर भाब्रू स्तंभ? कौन? भाब्रू स्तंभ। और बीपीएससी में पूछा गया है, ये भाब्रू स्तंभ पूछा गया है कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था वह था भाब्रू स्तंभ। कौन था? भाब्रू स्तंभ। अब सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। ठीक है, देखिए बताना है कि चंद्रगुप्त जो है अच्छा, यहाँ पे सूची 1 में दिया गया कि सूची 1 सुमेलित सूचियों के नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, चंद्रगुप्त का संबंध है सैंड्रोकोटस से। किससे? सैंड्रोकोटस से। बिंदुसार का है अमित्रघात से। किससे? अमित्रघात से। अशोक का संबंध है प्रियदर्शी से। और चाणक्य का विष्णुगुप्त नाम है इन लोग का नाम है। अच्छा, प्रियदर्शी अशोक का। अच्छा, चंद्रगुप्त का शायद यूनानी या कुछ में था सैंड्रोकोटस ना। सैंड्रोकोटस। चंद्रगुप्त का क्या था? सैंड्रोकोटस। बिंदुसार का
अमित्रघात। अमित्रघात। क्या था? अमित्रघात। अशोक का प्रियदर्शी। प्रियदर्शी और चाणक्य का विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था कनिष्क द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, हर्ष द्वारा या समुद्रगुप्त द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। तो प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। क्वेश्चन नंबर 41, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, कहाँ पे? देवप्रयाग में, केदारनाथ में, ऋषिकेश में, कालसी में? देवप्रयाग नहीं, कहाँ पे है? कालसी। कालसी में है। कालसी में है। ठीक है। तो उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है कालसी में। क्वेश्चन नंबर 42, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप अशोक। किसने? अशोक ने। तो सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 43, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। कौन? जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप। ठीक है। तो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज जेम्स प्रिंसेप था। क्वेश्चन नंबर 44, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? सातवें ना 13वें शिलालेख। कौन? 13वें शिलालेख में। ठीक है। तो कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में है। क्वेश्चन नंबर 45, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। तो प्रसिद्ध यूनानी राजदूत थे मेगास्थनीज। ठीक है। भारत में वे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। क्वेश्चन नंबर 46, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? 305 ईसा पूर्व। कितना में? 305 ईसा पूर्व। ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? अशोक। कौन रहता था? अशोक। ठीक है। तो अशोक जो था वो जनता के दरबार में प्रायः संपर्क में रहता, मतलब जनता के संपर्क में प्रायः रहा करता था लगभग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? बौद्ध धर्म अपना लिया। क्या था? नहीं, भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए छोड़ दिया था। कौन सा युद्ध के बाद? ये कलिंग युद्ध के बाद। युद्ध के बाद मतलब युद्ध करना छोड़ दिया। युद्ध करना। और कौन सा धर्म अपना लिया? बौद्ध धर्म। ठीक है। हृदय पिघल गया। ठीक। हाँ, मार काट देख के। हाँ। ठीक है। तो जो अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 49, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? प्राकृत व ब्राह्मी। किसमें? प्राकृतिक व ब्राह्मी। कौन में है? प्राकृत व ब्राह्मी में। ठीक है। तो जो अशोक के अधिक शिलालेख प्राकृत व ब्राह्मी भाषा में और लिपि में है। ठीक है। ब्राह्मी लिपि में है और प्राकृत भाषा में है। क्वेश्चन नंबर 50, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रीसल या फिर निम्नकुल शब्द का प्रयोग किया गया है? मुद्रा राक्षस में। किसमें है? मुद्रा राक्षस में। ठीक है। तो मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए, किसके लिए? चंद्रगुप्त मौर्य के लिए निम्नकुल या फिर ब्रीसल शब्द का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 51, मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था किसका? संस्कृत कला व साहित्य का। सही है। और फिर प्रांतीय विभाजन का। सही है। हिंदू कुश तक साम्राज्य। ये भी सही। हिंदू कुश जानते हैं कहाँ पे? पर्वत। हिंदू कुश नाम सुना? पाकिस्तान में है। पर्वत है हिंदू कुश। हाँ। तो वही है। मौर्य नरेश जो हैं उनके बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, उन्होंने विकास किया था संस्कृत कला और साहित्य का, हिंदू कुश पर्वत तक उनका साम्राज्य था और प्रांतीय विभाजन भी था उनके साम्राज्य में। ये तीनों सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, कथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है, असर्शन और रीजन। असर्शन में दिया हुआ है यानी कथन में दिया हुआ है, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। सही है। ठीक है। कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। सही है। माने ए और आर दोनों सही तथा आर यानी जो रीजन है यानी जो कारण है वह ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, अशोक के जो शिलालेख यानी रॉक एडिक्ट संगम के बारे में हमें बताते हैं, उनमें क्या क्या शामिल है? टूरा एवं दूसरा और 13वां कौन सा है?
दूसरा एवं 13वां। कौन कौन शिलालेख है? दूसरा एवं 13वां। दूसरा और 13वां, यानी अशोक के जो शिलालेख हैं संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं। कौन कौन सा शिलालेख है? दूसरा और 13वां। दूसरा और 13वां, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, कथन ए और कथन है और कारण है, ठीक है, यानी असर्शन और रीजन है। असर्शन यानी कथन में है कि अशोक ने राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। सही है। सही है। और उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया था। सही है। माने ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है करता है। पानी। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम यानी अशोक का उल्लेख मिलता है? मास्की में। किस में मिलता है? मास्की में। किस में मिलता है? मास्की में। मास्की में, ठीक है। तो निम्न जो मास्की में है राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम जो अशोक था उसका उल्लेख मिलता है मास्की अभिलेख में ना। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? ठीक है, ऑप्शन बताते हैं आपको। ऑप्शन है ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। किसके भाग हैं ये? स्थापत्य संरचना के भाग हैं। स्थापत्य संरचना के भाग हैं। पानी खत्म हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने किया था? अशोक ने किसका स्थापना किया था? श्रीनगर का स्थापना अशोक ने किया था। अभी मिलाना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। उत्तरापथ का राजधानी कहाँ पे था? तक्षशिला। कहाँ पे था? तक्षशिला। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला। दक्षिणापथ का राजधानी सुवर्णगिरी। कहाँ पे था? सुवर्णगिरी। दक्षिणापथ का राजधानी सुवर्णगिरी। अवंती राष्ट्र का उज्जैन। कहाँ पे था? उज्जैन, ठीक है। और प्राची या फिर पूर्वी प्रदेश उसका राजधानी पाटलिपुत्र। कहाँ पे था? प्राची का प्राची को हम लोग पूर्वी प्रदेश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्वी प्रदेश। उसका राजधानी क्या था? पाटलिपुत्र। देखिए एक बार, उत्तरापथ का था तक्षशिला, दक्षिणापथ का था सुवर्णगिरी, अवंती राष्ट्र का था उज्जैन और प्राची यानी पूर्वी प्रदेश का था पाटलिपुत्र। अब आता है क्वेश्चन नंबर 59, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्थशास्त्र। किसमें? अर्थशास्त्र में, ठीक है। अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 60, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? किससे ली थी? नागार्जुन, उपगुप्त, किससे? उपगुप्त से, ठीक है। तो अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। क्वेश्चन नंबर 61, किसने पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा है? पॉलीब्रोथा क्या कहा है? पॉलीब्रोथा। किसने कहा है? मेगास्थनीज। किसने कहा? मेगास्थनीज। पॉलीब्रोथ किसने कहा? मेगास्थनीज। ठीक है। तो पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा था मेगास्थनीज ने। क्वेश्चन नंबर 62, मौर्य काल में एग्रनोमाई किसे कहा जाता था? सड़क निर्माण अधिकारी को। किसको? सड़क निर्माण अधिकारी को। एग्रनोमाई किसको कहा जाता था? सड़क निर्माण अधिकारी को। सड़क निर्माण अधिकारी को क्या कहा जाता था? एग्रोनोमाई। ठीक है। देखिए तो फिर मौर्य काल में सड़क निर्माण अधिकारी को एग्रनोमाई के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 63, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गुड़ पुरुष, संस्था एवं संचार, गुप्तचर, खोजी। गुड़ पुरुष। क्या? गुड़ पुरुष, ठीक है दोस्तों। तो मौर्य काल में गुप्तचरों को गुड़ पुरुष के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 64, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी? महाबली, वीर सिंघे, तीस्त या फिर राणा सिंघे? किसने? तीस्त ने, ठीक है। तो तीस्त श्रीलंकाई शासक ने, कौन सा श्रीलंकाई शासक? तीस्त, ठीक है। तो तीस्त श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी। क्वेश्चन नंबर 65, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? पूर्व, ठीक है, या फिर परिशिष्ट, पर्वन, अंग, उपांग? परिशिष्ट पर्वन में। किसमें? परिशिष्ट पर्वन में, ठीक है। तो परिशिष्ट पर्वन में जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 66,
महीने में मौर्यों का राज्याभिषेक वर्ष यानी फिस्कल ईयर आरंभ होता है। फागुन में, आषाढ़ में, जेठ में, पौष माघ में। फागुन नहीं आषाढ़ में। किसमें? आषाढ़ में। आषाढ़ में, ठीक है। तो आषाढ़ महीने से मौर्यों का राज्याभिषेक वर्ष आरंभ होता है। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेखों में किया गया है? तो सुन लीजिएगा किसका किसका किया गया है। एक चोल का किया गया है, ठीक है, पांड्य का किया गया है, फिर सतीय पुत्र का किया गया है और केरल पुत्र का किया गया है। समझ गए किसका किसका? चोल का, पांड्य का, ठीक है, सतीय पुत्र का और एक किया गया है केरल पुत्र का, ठीक है। इन सभी का जो उल्लेख है, दक्षिण भारतीय जातियों का जो उल्लेख है वो अशोक के शिलालेख में मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या था? शिलालेख। क्या था? शिलालेख, ठीक है। तो अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत था वो था शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 69, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रभावित हुई थी? ब्राह्मणी लिपि, ठीक है दोस्तों। तो अशोक के काल में ब्राह्मणी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है? श्रीलंका। नहीं, अफगानिस्तान में। कहाँ? अफगानिस्तान। श्रीलंका में तो उसका था ही नहीं कुछ। श्रीलंका में था? नहीं था ना, तो श्रीलंका में तो पाया जाएगा नहीं। तो श्रीलंका में प्रचार करने के लिए अपन बेटा हाँ, बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए भेजा था, लेकिन उसका वहाँ पे अधिकार नहीं था, उन्हें उसके राज्य में वो नहीं मिला हुआ था श्रीलंका, ठीक है। तो फिर इसलिए अफगानिस्तान होगा इसका आंसर। क्या होगा? अफगानिस्तान। तो अशोक का जो अभिलेख है भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया, ठीक है, वो था अफगानिस्तान में। कहाँ पाया गया? अफगानिस्तान में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, अत्यंत पॉलिश किए गए एकासम अशोक स्तंभ जिस पांडु रंजित बालूकासम के एकल टुकड़ों में लक्षित किए गए उसे साधारणतः कहाँ की खदानों में निकाला गया है? तो इसको निकाला गया है मिर्ज़ापुर के समीप चुनार में। कहाँ पे? मिर्ज़ापुर के समीप चुनार में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? मेगास्थनीज की। किसकी? मेगास्थनीज, ठीक है। तो भारतीय लिखने की कला नहीं जानते ऐसा मेगास्थनीज के द्वारा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 73, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस फर्स्ट से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, कुणाल। चंद्रगुप्त। नहीं, बिंदुसार। क्या होगा? बिंदुसार, ठीक है। तो हाँ वही था, डांस करने वाला को, हाँ, नर्तकी को, ठीक है। तो किस मौर्य सम्राट ने? तो फिर बिंदुसार ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस फर्स्ट से अंजीर, खाने वाला अंजीर था, शराब था और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? महावंश, दिव्यावदान, 13वां बृहद शिलालेख या 7वां? नहीं 13वां। कौन होगा? 13वां शिलालेख होगा। 7वां भी फेमस है, ठीक है। तो इसका 13वां होगा कि अशोक के द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण शिलालेख कौन है? 13वां शिलालेख है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? उज्जैन का। किसका था? उज्जैन का, ठीक है दोस्तों। तो बिंदुसार की मृत्यु जिस समय हुआ था अशोक उस समय उज्जैन का गवर्नर यानी राज्यपाल था। क्वेश्चन नंबर 76, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है? तो पृथक कलिंग शिलालेख में। किसमें? कलिंग शिलालेख, ठीक है। पृथक कलिंग शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है। क्वेश्चन नंबर 77, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? कलिंग का पृथक शिलालेख। कौन सा? कलिंग का पृथक शिलालेख, ठीक है। तो कलिंग का शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 78, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? ना ये कौन शिलालेख में है? तो यह है छठा शिलालेख में। छठा शिलालेख, मैंने समझ गया ना? 6
ठीक है, तो छठा शिलालेख में ऐसा बोला गया है, अशोक ने ऐसा कह दिया। कुछ भी करे तो आज ही रहेगा उसके हाँ, लिए। सामाजिक कार्य के लिए आप उसको बुला सकते हैं। तो ऐसा किस शिलालेख में है? छठा शिलालेख। छठा शिलालेख में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? प्रादेशिक, राजूक, युक्तक। ठीक है, इसका कौन हो जाएगा? प्रादेशिक, राजूक और युक्तक। तो समझ गए ना? देखिए क्वेश्चन आप लोग समझिए। मतलब बड़ा छोटा क्यों बता? हाँ, निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में, माने बड़ा से छोटा है। हाँ, अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है। तो प्रादेशिक, फिर राजू, फिर युक्तक। सबसे बड़ा प्रादेशिक, उसके बाद प्रादेशिक के बाद राजूक के बाद युक्तक। क्या था? युक्तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80, विष्टि है। विष्टि क्या है? विष्टि वैवाहिक अनुष्ठान है, एक प्रांत है, एक जिला है, एक बेगारी है। विष्टि एक बेगारी है। क्या है? बेगारी। ठीक है, तो विष्टि एक बेगारी है। क्या है? बेगारी है। क्वेश्चन नंबर 81, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या था? एक देवी से, राजकीय भूमि से प्राप्त आय, या फिर राजकीय भूमि से प्राप्त आय। क्या? राजकीय भूमि से प्राप्त आय। ठीक है, तो मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन है? स्तंभ, स्तूप, गुफा। क्या? स्तंभ। क्या है? क्या है? स्तंभ। हाँ, स्तंभ है। ठीक है, तो मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना है स्तंभ। क्वेश्चन नंबर 83, लुसेंट में यही दिया हुआ है, तो सही यही होगा। सही होगा। क्वेश्चन नंबर 83, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से अशोक मौर्य में। हाँ, स्तंभ ज्यादा बना, स्तंभ बन गया होगा। ठीक है, तो कहाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 83, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे दैवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? हमने समझ गया ना, जिसमें डिजास्टर आया, सूखा उखा हुआ, उस समय राज्य के द्वारा मदद किया गया। ठीक है, तो ऐसा कहाँ पे मिलता है? तो ऐसा मिलता है महास्थान बांग्लादेश और सोहगौरा उत्तर प्रदेश से। कहाँ पे मिलता है? महास्थान बांग्लादेश और सोहगौरा उत्तर प्रदेश। कहाँ से, एक बार फिर से बोलिए। महास्थान बांग्लादेश और सोहगौरा उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 84, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? राहुल और संघमित्रा। नहीं, महेंद्र को। महेंद्र बेटा, संघमित्रा बेटा। राहुल तो कोई और था भाई। राहुल तो महेंद्र को। हाँ, महेंद्र और संघमित्रा। ठीक है, तो अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। क्वेश्चन नंबर 85, अशोक के मनसेहरा यानी पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी यानी पाकिस्तान में ही है, मनसेहरा और शहबाजगढ़ी ये दोनों कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया है? तो ये दोनों में किया है खरोष्ठी लिपि। कौन? खरोष्ठी लिपि। कौन सा लिपि? खरोष्ठी लिपि। ठीक है, तो अशोक के मनसेहरा और शहबाजगढ़ी से प्राप्त बृहद शिलालेखों में मिलता है खरोष्ठी लिपि। कौन सा लिपि मिलता है? खरोष्ठी लिपि। क्वेश्चन नंबर 86, कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और आरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं दोस्तों? तो ये मिलता है सर ए कुना या फिर कंधार। कहाँ से मिलता है? सर ए कुना या फिर कंधार। कहाँ से? सर ए कुना या कंधार। ठीक है, तो सर ए कुना या कंधार से द्विभाषाई ग्रीक और आरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 87, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों से विभाजित है? 11 से, 12 से, 14 से, 15 से? 15 से। हाँ, 15 से। कितने से? 15 से। तो कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में विभाजित है। कितने में है? 15 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88, अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष। क्या क्या शामिल थे? राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष। राजा, क्षेत्र, प्रशासन, कोष। ठीक है, तो अर्थशास्त्र में हाँ ठीक है, अर्थशास्त्र में जो उल्लेखित सप्तांग उसमें राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष शामिल हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89, अशोक का समकालीन
तुरमई कहाँ का राजा था? तुरमई कहाँ का राजा था? मिस्र का। कहाँ का था? मिस्र। कहाँ का था? मिस्र। मिस्र का। ठीक है, तो अशोक का जो समकालीन तुरमई है वो मिस्र का राजा था। क्वेश्चन नंबर 90, किसके शासनकाल में डायमेकस या फिर डीमेकस भारत आया था? चंद्रगुप्त। नहीं, बिंदुसार। कब? बिंदुसार। बिंदुसार। किसके शासनकाल में? बिंदुसार। ठीक है, तो बिंदुसार के शासनकाल में डायमेकस या फिर डीमेकस भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में अशोक का नामोल्लेख हुआ है? गुर्जरा। किस में? गुर्जर। कौन सा अभिलेख? गुर्जर। गुर्जरा अभिलेख में। ठीक है, तो गुर्जरा अभिलेखों में से हाँ, गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नामोल्लेख हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, किस बौद्ध मूल ग्रंथ से मौर्य सम्राट अशोक का विवरण शामिल है? तो महावंश में। किसमें? महावंश। कौन में? महावंश। महावंश। तो कौन सा मूल ग्रंथ था बौद्ध का? तो वो था महावंश। ठीक है, इसमें मौर्य सम्राट अशोक का विवरण शामिल है। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्तिशिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रानी अशोक यानी राजा अशोक उल्लेखित है दोस्तों? तो ये है कंगन हल्ली। किसमें? कंगन हल्ली। ठीक है, तो कंगन हल्ली में। चलिए, तो आज हम लोग का सेशन यहीं पे समाप्त होता है ग्रुप डिस्कशन का, जिसमें लगभग हम लोग 93 क्वेश्चंस कर रही है। ठीक है, तो CGL का जो आज पहला GK GS का तो वो समाप्त हो गया, पहला सेशन। जय हिंद।